अंग्रेजन बहू का जादुई लकड़ी का फ्रिज। अरे मेरा बेटा विदेश में रहता है, विदेश में। और पता है विदेश में वह कितना कमाता है? तुम बताओ बहन, कितना कमाता है तुम्हारा बेटा? इतना कमाता है कि जितना तुम पूरे साल भर में कमाते हो। और उसकी शादी मैं ऐसी लड़की से करूंगी कि पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। अरे लता बहन, इतनी लंबी लंबी क्यों हाँक रही हो? अरे वो तो वक्त बताएगा ना कि तुम्हारा बेटा कैसी लड़की से शादी करेगा और कितना कमा कर उसे खिला पाएगा। अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा बेटा कितना निकम्मा है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। दुर्गेश्वरी इतना कहती ही है कि तभी मिथुन हाथ में बैग लिए एक अंग्रेजन के साथ चला आ रहा होता है। अरे देखो जरा, मिथुन आ गया। देखो बहन, तुम्हारा लाडला सुपुत्र किसी अंग्रेजन छोटे कपड़े पहने लड़की के साथ आ रहा है। हे भगवान, इसका तो चरित्र ही खराब है, चरित्रहीन है बेचारा। देखो अब तुम सबका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैं अपने बेटे से मिल लूं। कितने सालों बाद आया है मेरा बेटा। मिथुन जैसे ही अपनी माँ को देखता है वो उसके पैर छूता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, अरे मेरा बेटा, कितने सालों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। तू विदेश गया था तो कुछ महीने तक तो तूने मुझे पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन इतने सालों से तूने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं भिजवाई। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के लिए? अरे माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत बुरा फंस गया था। ये सारी बातें मैं तुम्हें घर पहुंचकर बताऊंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये औरतें क्या बुराइयां कर रही थी मेरे बारे में? तभी वहां गंगा आती है और मिथुन को देखकर हंसते हुए कहती है, यही कि मिथुन कितना लाचार, बेबस और कामचोर निकम्मा है। अरे गंगा की बच्ची तू यहाँ देखो माँ, गंगा कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो क्या, तू भी तो बड़ा हो गया है। और ये विलायती लड़की कहाँ से उठा कर ले आया? अरे हाँ, चलो मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ, ये मेरी पत्नी मैडी है। ये कैसा नाम है? मैंने मैगी तो सुना था, लेकिन मेडी नाम भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैगी मेडी कितना मिलता जुलता सा है। ये सुनते ही वहां खड़ी सारी औरतें और गंगा जोर जोर से खिलखिला पड़ती हैं। सही कहा पार्वती बहन, तुम्हारा बेटा तो सच में ऐसी बहू लेकर आया जो पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। हाँ हाँ, पूरी विलायती बहू लेकर आया है। मैं विलायती हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हिंदी आता है। मैडी के ये कहने पर भी सभी औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं, जिसके बाद बेचारी मैडी को बहुत बुरा लगता है। मिथुन जी, चलो यहाँ से चलते हैं। इनको हमारी बात समझ नहीं आती है। मिथुन मैडी और अपनी माँ को लेकर अपने घर में आ जाता है, जिसके बाद पार्वती उससे 100 सवाल करने लगती है, जिसके चलते मिथुन अपनी पूरी कहानी बताता है। माँ, मैं विदेश चला तो गया था, लेकिन मुझे बाहर कोई नौकरी नहीं मिली। मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, जिसके चलते मैं आपको पैसे भिजवाने लगा, लेकिन मैं गलती से कुछ गुंडों के हाथ पड़ गया। उनके लिए मुझे गलत काम करना पड़ा। वहाँ पर ये मैडी फंसी हुई थी, मैंने इसकी मदद की और किसी तरह हम दोनों इंडिया वापस आ गए। अरे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन चल कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जा। अब तू अपनी जिंदगी नए सिरे से इस गांव से शुरू कर। पार्वती की बात सुनने के बाद मिथुन अपने पहले की तरह जंगलों से लकड़ी काट कर उन लकड़ियों का फर्नीचर बनाकर बेचना शुरू कर देता है। एक दिन मैडी गर्मी में प्यास से मरी जा रही थी कि तभी वो मिथुन से कहती है, हमको बहुत प्यास लगता है, तुम हमारे लिए एक फ्रिज ले आओ, हम उसमें ठंडा पानी पिएगा। हाँ मेरी विलायती पत्नी, मैं तुम्हारे लिए कोहिनूर का हीरा ले आऊं, तुम फ्रिज की बात कर रही हो? हाँ। मिथुन की बात सुनकर मैडी भी बहुत खुश होती है, लेकिन मिथुन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब इस विलायती छोरी को मैं फ्रिज कहाँ से ला कर दूं? एक काम करता हूँ, आज जंगलों में से जाकर लकड़ियां तोड़ कर लाऊंगा और उनसे एक अच्छा सा फ्रिज बनाऊंगा। मिथुन ऐसा सोचकर जंगलों में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, एक काम करता हूँ, इसी को काट देता हूँ। मिथुन अपनी आरी लेकर पेड़ को काटने ही जा रहा था कि तभी पेड़ मिथुन से कहता है, मत काटो मुझे, मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे काट दोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ को बात करते हुए देख मिथुन अचंभित रह जाता है। अरे तुम बोल सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि पेड़ भी कभी बात कर सकते हैं।
मैं कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि मेरे अंदर भी कृष्ण का वास है। इसलिए मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मैं एक जादुई लकड़ी दूंगा, जिससे तुम जो भी बनाओगे वो जादुई हो जाएगा। पेड़ की बात सुनकर मिथुन उसे न काटने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद पेड़ उसे एक जादुई लकड़ी देता है। मिथुन उस लकड़ी को अपने साथ घर ले आता है और उस लकड़ी से फ्रिज बना देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी मैडी को बुलाता है। अरे मैडी, कहाँ हो तुम? देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का फ्रिज बनाया है। मैडी मिथुन के बुलाने पर उसके पास जाती है और लकड़ी का फ्रिज देखकर कहती है, ये क्या बनाया है आपने? अरे हमने कहा था कि आपको एक फ्रिज लाना है। ये लकड़ी का फ्रिज लेकर मैं क्या करूंगी? आपको तो मेरी बात भी समझ नहीं आती। तभी जादुई फ्रिज बोल पड़ता है, ओए सुनिए, मैं कोई मामूली फ्रिज नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई फ्रिज हूँ, क्योंकि मैं जादुई लकड़ियों से बना हूँ। फ्रिज को बात करते हुए देख मैडी भी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम मुझे कुछ समझाओगे? मिथुन जादुई पेड़ की पूरी कहानी मैडी को बताता है, जिसके बाद जादुई फ्रिज कहता है, ओए सोनिए, डरती क्यों है? मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अरे सबसे बड़ी बात तो, जो भी तू मेरे फ्रिज में रखेगी वो सब 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो रुको, मैं तुम्हारे अंदर कुछ पैसे रखती हूँ और उसके बाद देखूंगी कि वह 10 गुना बढ़ेंगे या नहीं। मैडी ऐसा कहने के बाद फ्रिज के अंदर कुछ पैसे रख देती है और कुछ देर बाद फ्रिज खोलकर देखती है तो वो सारे पैसे 10 गुना बढ़ जाते हैं, जिसे देखते ही मैडी हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो सच में जादुई फ्रिज है, यकीन नहीं होता। ओए सोनिए, अब तो मेरे ऊपर यकीन कर ले, अब तो मान ले कि मैं एक जादुई फ्रिज हूँ। जादुई फ्रिज की बात सुनकर मैडी हंसने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इसके बारे में अपनी माँ पार्वती को बताते हैं। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। अरे मेरी बहू, जब से तू घर में आई है हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। उस दिन के बाद से उन्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो जादुई फ्रिज के अंदर पैसे रखते, जिसके बाद वो सारे पैसे 10 गुना बढ़ जाते। धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो सभी गरीब से अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद पार्वती बहुत खुश होती है और वो गांव वाली औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं। अरे कहाँ है ये मनहूस कहीं की? दिखाई नहीं दे रही कहीं। अरे ओ विलायती, कहाँ है तू? क्या तुझे घर में कुछ दिखाई नहीं देता है? क्या हुआ माँ जी, आप क्यों बुला रही हो मुझे? हाँ हाँ आ गई तू, हिलते डुलते यहाँ पर। अरे ऐसे ही हिलते डुलते घर के काम भी कर लिया कर। माँ जी, मैं पहले ही सारे काम करके जा चुकी हूँ और मैं भी कपड़े धो रही थी। ज्यादा बहाने मत बना, सब जानती हूँ मैं तुझे, तो कोई काम सही से करना आता ही नहीं। अब जा जाकर दोबारा से घर में झाड़ू पोछा लगा। हेलेन अपनी सास के कहने पर दोबारा से झाड़ू पोछा लगाने लगती है। तभी अनुराधा की सहेली सावित्री उसके पास आती है और कहती है, अरे ये ले बहन, आज तू अपना मुंह मीठा कर, क्योंकि मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरा बेटा है। ये सुनते ही अनुराधा के मुंह में लड्डू फंस जाता है और वो हैरान रह जाती है। क्या कहा? तेरी बहू को बेटा हुआ और वो भी ये दूसरा बेटा है? तेरी बहू का वाह, तेरी बहू तो बहुत ही भाग्यशाली है। एक मेरी बहू को देखो, विलायती कहीं की, पता नहीं इसको कभी बच्चा होगा भी कि नहीं। आज उसकी शादी को पूरे 5 साल हो गए। पता नहीं क्या देखा था मेरे बेटे ने जो इस विलायती मुर्गी को इस घर के अंदर ले आया। अरे मेरी बहन, थोड़ा सा सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरी बहू हेलेन को भी एक अच्छी सी संतान होगी। बस तुझे भरोसा रखना होगा। अरे भरोसे रखने लायक समय ही कहाँ बचा है। मुझे तो लगता है इसके चलते मेरी पीढ़ी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। अनुराधा अपना रोना रो रही होती है, वहीं उसकी ये सारी बातें उसकी बहू हेलेन दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मंदिर में श्री कृष्ण के सामने बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। क्यों आप मुझे ऐसे दुख दे रहे हो?
कोई चमत्कार करो प्रभु, अपनी इस रास लीला के चलते मेरी परेशानी का हल करो प्रभु। हेलेन के इतना कहते ही श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे से एक अलग सी रोशनी निकलती है, जिसे हेलेन देखते ही रह जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, कृष्ण की ये लीला अपरंपार है, अब तुम अपने प्रभु श्री कृष्ण की लीला देखती जाओ। तभी रोशनी बंद हो जाती है, जिसके बाद हेलेन बहुत खुश होती है और चुपचाप घर के काम करने लगती है। 1-2 दिन बीतने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते सूर्या डॉक्टर को घर पर बुला लेता है। डॉक्टर साहब, अच्छे से मेरी पत्नी का चेकअप करो, जरा बताओ तो सही उसे आखिर क्या हो गया है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सूर्या और उसकी माँ अनुराधा से कहता है, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपकी पत्नी अब माँ बनने वाली है और आप पिता। ये सुनते ही सूर्या खुशी से पागल हो जाता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। देखा माँ, मैं ना कहता था कि एक दिन मैं बाप बनूंगा, लेकिन आपने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। देखो, अब मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी हेलेन मुझे एक प्यारा सा बच्चा देगी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। पता नहीं इस विलायती लड़की का बच्चा कैसा होगा। तुझे तो इतनी सारी इंडिया की लड़कियों में से केवल ये विलायती लड़की ही पसंद आई। अरे माँ, हेलेन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी जीवन साथी बनने के लिए बहुत अच्छी लड़की है। उसने हमेशा से मुझे समझा है, अब आप भी उसे समझो और इस समय आपकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। सूर्या ऐसा कहने के बाद डॉक्टर को छोड़ने के लिए चला जाता है, जिसके बाद अनुराधा इस बात से बहुत खुश होती है कि अब उसकी बहू भी प्रेग्नेंट थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है और अनुराधा अपनी बहू हेलेन का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। अरे माँ जी, आप सारे दिन मेरी सेवा में ही लगी रहती हो। देखो, आप जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। तू नहीं जानती कि ये खुशी मेरे लिए कितनी मायने रखती है। अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अनुराधा इतना अपनी बहू से कह रही थी कि तभी वहां सावित्री आ जाती है और उसका मुंह उतरा हुआ होता है। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों है? आज तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैं अपनी बहू की सोनोग्राफी टेस्ट कराया था, जिसमें मुझे पता चला कि मेरी बहू को अब दोबारा से बच्चे होने वाले हैं और उसमें 2 जुड़वा लड़कियां हैं। अगर 2 लड़कियां हो गई तो फिर मुझे उनकी शादी में खर्चा भी ज्यादा ही करना होगा। ये तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है? ये तो ऊपर वाले की देन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सावित्री अनुराधा की बात सुनने के बाद मायूस होते हुए वहां से चली जाती है। उसके चाहते ही अनुराधा के मन में भी बच्चों के होने से पहले उनका विचार चलना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी बहू को भी लड़कियां हो गई तो मेरा भी खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे अपनी बहू के पेट की एक बार सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। वो ऐसा सोचकर शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। ओहो, रात के 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ अटक गया है। तभी सूर्या दरवाजे से अंदर आता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे देखते ही कहती है, अरे बेटा, आ गया तू? मुझे तेरा ही इंतजार था। देख, मुझे थोड़ी गड़बड़ी सी लग रही है। बहू का पेट 7वें महीने में भी 9वें महीने से भी ज्यादा दिख रहा है। कहीं इसके पेट में जुड़वा लड़कियां तो नहीं? अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी क्या दिक्कत है माँ, अच्छी ही तो बात है। अनुराधा को लड़की होने का बहुत ही खतरा लग रहा था। ऐसे ही वो इस डर में कुछ दिन तक और निकाल लेती है। आखिर में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन हेलेन को लेबर पेन होता है और इसके चलते अनुराधा और सूर्या उसे हॉस्पिटल में ले आते हैं। हे भगवान, जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर सूर्या और अनुराधा से कहते हैं, ऐसा करिश्मा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है कि एक औरत ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपके घर में पूरी क्रिकेट की टीम ने जन्म लिया है। 12 बच्चों के नाम सुनते ही अनुराधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ भाई, अब तो हमारा भट्टा ही गुल हो जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। अनुराधा और सूर्या हेलेन के पास जाते हैं और वहां उसके पास 12 बच्चों को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक साथ हमें इतनी बड़ी टीम को संभालना होगा, लेकिन जो भी हो, ये भी एक भगवान का करिश्मा है। क्यों माँ जी, अब तो आप बहुत खुश होंगी। आपको ही पड़ी थी कि मेरे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये लो, अब अपनी इन 12 पोतियों को आराम से संभालो।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, भगवान ये तो पूरी 12 पोतियां हैं। अब हम इनकी परवरिश कैसे करेंगे? 12 बच्चों को देखकर अनुराधा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन इसी के चलते अनुराधा को अच्छा खासा सबक मिल जाता है कि ज्यादा अच्छे की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अब अनुराधा उन 12 बच्चों को पालने में लग जाती है, जिसके बाद हेलेन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। उस दिन के बाद से अनुराधा संतान को लेकर हेलेन को कोई ताना नहीं मारती।